हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। और मुझे आपको लग रहा है, मतलब वीडियो दिख रहा है और स्क्रीन दिख रही है पूरी। हेलो, स्क्रीन दिख रही है पूरी? अरे कोई तो बोलो। जी सर। ओके ओके, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, हम लोगों ने मैंने अभी आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाया था, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि अंग्रेजों को प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां जो थी, प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां जो थी, उस प्रशासनिक नीतियों में सबसे पहला जो मैंने पार्ट पढ़ाया था उसमें लिखा था संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास हुआ या उनके द्वारा बनाए गए कानून या एक्ट हुए, वो सबके सब जो है वो एक अलग चैप्टर है। और उन कानूनों में क्या क्या प्रावधान किया गया था इसके बारे में हम थोड़ा सा आज जानेंगे। और जितने भी कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए उन उसके मुख्य तथ्य क्या है और उसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सारे के सारे फैक्ट हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, मैंने आपको जो भी पिछले टाइम में जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको प्लासी और बक्सर के युद्ध जो पढ़ाए थे। प्लासी और बक्सर के युद्ध में क्या हुआ कि प्लासी का युद्ध हुआ, उन्होंने बंगाल पर अधिकार किया। फिर उन्होंने बक्सर का युद्ध हुआ, उस पर बंगाल पर अधिकार किया। और उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक जो शक्ति थी उसको बढ़ाने के लिए बंगाल में सबसे पहले तो बंगाल का गवर्नर बनाया। और बंगाल का गवर्नर उन्होंने किसे बनाया? लॉर्ड क्लाइव को बनाया। लेकिन लॉर्ड क्लाइव के बाद उन्होंने जो बंगाल का गवर्नर था उसके बाद जिस व्यक्ति को बनाया उसे गवर्नर जनरल कहा गया। और गवर्नर जनरल जब कहा गया तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय से ही भारत में कानून बनने स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ से क्या हुआ कि उसके पहले तक अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे या जो भी उन्होंने अपनी यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था के लिए काम किया था वो छोटे छोटे सीमित क्षेत्र में किया था। लेकिन यहाँ पर बंगाल के लिए उन्होंने एक कानून बनाया जिसे हम संवैधानिक विकास के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से उसको जानते हैं। तो मैंने आज कुछ कानून यहाँ पर लिखे हैं, उन कानूनों को हम लोग पढ़ेंगे और उनका एक एक दो दो मुख्य जो प्रावधान है जहाँ से हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उन कानूनों को हम जानने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, इजी है, बहुत ज्यादा बर्डन लेना नहीं है। एक एक दो दो फैक्ट है, जरूरी नहीं आप पहली बार पढ़ रहे हो तो एक बार में आपको नहीं ध्यान रहेंगे, लेकिन अगर आप दूसरी बार उसको पढ़ने जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको याद भी होंगे और उसके फैक्ट भी याद रह जाएंगे। वैसे भी हम इसके पहले जो मैंने आपको जितने भी युद्ध बताए हैं उस युद्ध में आप देखिएगा कहीं ना कहीं इनका जिक्र आया था। और मैं जब आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं पढ़ रहा था तो मैंने एक चार्ट के फ्रंट पेज पे लिखा था संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास में जो सन वाइज हम लोगों ने एक्ट लिखे थे उन्हीं एक्ट के प्रावधानों को हम लोग देखेंगे। उसमें से दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो, वो एक्ट कब बनाया गया, वो एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय बनाया गया, उस एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या है और उस एक्ट की ऐसी क्या खासियत थी जिसके कारण वो चर्चित है। ऐसे चार पांच फैक्ट आते हैं। एक तो सन पूछा जाता है, किस गवर्नर जनरल के समय बनाया है वो पूछा जाता है, उस एक्ट का नाम क्या है और दूसरा यह है कि उसका मुख्य प्रावधान क्या है। तो मैंने चार लाइन इसके मतलब कॉलम बनाए हैं। सबसे पहले तो कब वो एक्ट बनाइए, फिर उस कानून या एक्ट का नाम क्या है वो, फिर वो किसके समय बना, गवर्नर जनरल या वाइसराय, और उसका मुख्य तथ्य या प्रावधान क्या है। इन चार आधारों पर हम लोगों ने एक्ट देखे। ये एक्ट बहुत सारे हैं इसलिए हम इसको दो पार्ट में या दो क्लास में करके इसको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जब बंगाल पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था तो पहला एक्ट बनाया था उन्होंने, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट बना था उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस समय बना है, किसके समय बना था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय बना था। यह क्वेश्चन ये आ जाता है कि उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल बोला गया था उस समय, तो वारेन हेस्टिंग्स था। अब यहाँ पर जो इसका मुख्य तथ्य है उसका मुख्य तथ्य यह है कि जब बंगाल पर इन्होंने अधिकार किया था तो उस अधिकार को बंगाल पर नियंत्रण करने के हिसाब से इसको शुरुआत की थी। तो बंगाल पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण, हम इसका मुख्य तथ्य जो क्या है, अगर एक लाइन में आपसे कोई पूछे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था, तो बंगाल पर नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। लेकिन इसके दो तीन प्रावधान और भी है। इस एक्ट के तहत 1774 में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जो
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उसका पहला जो न्यायाधीश था एलिजा एम्फ्रे को बनाया गया था। 2-3 फैक्ट है इसमें। बंगाल पर ब्रिटेन का शासन हुआ। दूसरा, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कोलकाता में, जिसका पहला न्यायाधीश जो था एलिजा एम्फ्रे को बनाया गया, तो ये भी इसी के अंतर्गत है। हालांकि मैं वारेन जब गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो उसमें उनके द्वारा किए गए काम सब आएंगे, उसमें भी ये सब चीजें रिपीट होगी, इसलिए ध्यान से सुनना। यहाँ पर भी हो रही है वो बात, वो हम रेगुलेटिंग एक्ट या हम जब गवर्नर जनरल या वाइसराय पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सारी चीजें रिपीट होगी। तो पहले एक्ट का क्या मुख्य तथ्य हुआ, देखो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना। वारेन हेस्टिंग्स उस समय क्या था, गवर्नर जनरल था, और बंगाल पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण हुआ। साथ ही 1774 में वारेन हेस्टिंग्स के समय ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और उस सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश एलिजा एम्फ्रे को बनाया गया था। ये 2 फैक्टर इस एक्ट से याद रखना। बहुत इजी है, सिंपल है, हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको 2 फैक्ट याद रखना कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1774 में हुई थी। उसका पहला न्यायाधीश कौन था, तो एलिजा एम्फ्रे था। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। दूसरा, फिर जब इस एक्ट में कुछ कमियां थी, इस एक्ट में क्या कमियां थी, वो कमियों को खत्म करने के लिए सन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो पिट्स नाम से थे। ठीक है, तो उनके द्वारा एक कानून लाया गया था, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। 1784 में आया था, और ये भी वारेन हेस्टिंग्स के समय आया। तो शुरुआत के 2 कानून जो है वो किसके समय आए, वारेन हेस्टिंग्स के समय। अब इसमें एक नई बात ये आई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो 6 लोगों का एक मतलब ग्रुप था, जो कि कंपनी में लोगों को क्या करते थे, नियुक्ति करते थे, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई थी। बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई थी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो की गई थी वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई थी। कब की गई थी, 1784 में की गई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। और पिट्स इंडिया एक्ट इसको क्यों कहा गया, तो उस समय जब ये कानून लाया गया था उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो पिट्स थे। ठीक है, इसलिए इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। अब आगे हम जाते हैं 1813। देखो हम एक्ट वही पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके बीच में 1-2 एक्ट और भी है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं है। अगर उनसे क्वेश्चन आएगा तो हम वाइसराय या गवर्नर जनरल जब पढ़ेंगे उस समय आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो 1813 से 1813, 1833 और 1853 इन तीनों एक्ट को चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। 1813, 1833 और 1853 इन तीनों एक्टों को चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, याद रखिएगा, उस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का, बंगाल का, याद रखिएगा, शुरुआत में जितने भी गवर्नर जनरल या वाइसराय बने हैं 1833 तक वो सबके सब सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल हुए या गवर्नर थे। ठीक है, उसके बाद भारत के बनते हो। तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट बोलते हैं इसको, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। 1813 में चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय आए थे, क्योंकि एक मिंटो और आता है 1909 में, इसलिए इसको मिंटो प्रथम बोलते हैं। अब चार्टर एक्ट 1813 जो आया उसमें 2-3 मुख्य प्रावधान है। पहला तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था उसको सीमित कर दिया गया, या हम यूं कहें कि उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस एक्ट के तहत खत्म किया गया था। तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट का जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट का एकाधिकार जो था वो किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। दूसरा फैक्ट इसमें आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो उसका व्यापार करने की जो अवधि थी उसे 20 वर्ष और आगे बढ़ाया था, और 20 वर्ष आगे बढ़ाकर चीनी पर अधिकार, मतलब चीनी व्यापार पर उनका अभी तक अधिकार था, और चीन से व्यापार जो हो रहा था उन दोनों, चीनी का मतलब शक्कर, तो शक्कर पर अधिकार अभी बाकी था और चीन से व्यापार करने के उसमें अधिकार बाकी था। तो यहाँ से 2 चीजों पर उनके पास अधिकार रह गया। तीसरा यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि पहली बार इस एक्ट के तहत भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख का प्रावधान रखा गया था। 1813 के एक्ट में
पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख का प्रावधान इस एक्ट के तहत रखा गया था। ये भी इसी एक्ट के तहत आता है। एक फैक्ट इसमें यह आता है कि जो ईसाई मिशनरीज लोग जो थे उनको भारत में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा गया था। तो 1813 के एक्ट से 3-4 फैक्ट याद रखना। मैंने यहाँ पर एक ही फैक्ट लिखा है, कंपनी का व्यापारिक अधिकार तो खत्म हुआ, साथ ही कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। तीसरा, एकाधिकार का मतलब ये है कि सभी क्षेत्रों में से उसके क्षेत्र का कर ले, कम कर ले, सिर्फ चीनी पे रखा था और चाइना से व्यापार पर अधिकार रखा। फिर अगला फैक्ट यहाँ से आता है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में किस एक्ट के तहत भेजा गया था? 1813 के एक्ट के तहत भेजा गया। फिर अगला फैक्ट यहाँ से आता है कि भारत में पहली बार शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान किसमें रखा गया था? तो 1 लाख का प्रावधान 1813 के एक्ट के तहत रखा गया था। तो एक फैक्ट यहाँ से याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1813 कई बार पूछा जाता है। तो ये है 1813 का चार्टर एक्ट। और 1813 को बोला जाता है चार्टर एक्ट के नाम से। किस समय आया था? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय। ठीक है, अगर आपसे एकदम से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1813 का मुख्य प्रावधान क्या है, तो उसका मुख्य प्रावधान ये है कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना। ठीक है, ऐसे याद रखना है। फिर अगला देखो 1829 में आया है सती प्रथा एक्ट। तो हमारे भारत में चूंकि ये भी कानून अंग्रेज लाए थे, तो हमारे भारत में एक बहुत बड़ी कुरीति थी कि क्या होता था प्राचीन काल से ही कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उस समय पत्नी को या उसकी वाइफ को वो खुद ही उसकी चिता में क्या हो जाती थी, मतलब जल जाया करती थी, जिसे हम सती प्रथा कहते हैं। तो इस कुरीतियों को मिटाने के लिए, जो भारत की सबसे बड़ी कुरीति थी, इस कुरीति को मिटाने के लिए 1829 में एक एक्ट बनाया गया जो कि हम सती प्रथा एक्ट के नाम से जिसे जानते हैं। आपने देखा होगा भारत में पहली बार गुप्त काल के एक सती प्रथा एक्ट का क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है, जो कि सागर के एरण में मिलता है। ठीक है, सागर जिले के एरण में, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो उसमें जो सती प्रथा में ऐसा होता था पहले कि अगर लेडीज मन मारकर अगर नहीं मरती थी हस्बैंड के साथ, तो समाज क्या करता था, उसको जबरदस्ती चिता में धकेल देता था। इतनी बड़ी कुरीति थी ये। तो उसको मिटाया अंग्रेजों ने, तो ये बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन फिर भी हम अंग्रेजों को बुरा मानते हैं। ठीक है, सती प्रथा एक्ट, क्योंकि सती प्रथा एक्ट जो है, अभी यहाँ से याद रखिएगा, विलियम बेंटिंग करके एक गवर्नर जनरल था, उसके समय ये आया था। ठीक है, विलियम बेंटिंग करके जो गवर्नर जनरल था उसके समय आया था, और इसने क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगाया। और ये सती प्रथा पर रोक लगाने का जो प्रावधान था ना, ये राजा राम मोहन राय जो थे उनके द्वारा लाया गया था, और सहयोग उसमें विलियम बेंटिंग ने किया था। तो राजा राम मोहन राय का भी बहुत बड़ा रोल था इसमें, याद रखिएगा, सती प्रथा एक्ट में। तो सती प्रथा एक्ट से क्वेश्चन क्या था, सती प्रथा एक्ट कब आया? 1829 में आया। किसके सहयोग से आया? राजा राम मोहन राय के सहयोग से आया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग था। और इस एक्ट के तहत क्या किया गया, सती प्रथा को कानूनी रूप से मतलब आपराधिक माना गया। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता तो उसको सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका विलियम बेंटिंग सती प्रथा एक्ट 1829। अगला एक्ट आता है 1833 का एक्ट। और 1833 का एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक्ट में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ था। तो 1833 के एक्ट को भी हम चार्टर एक्ट कहते हैं, और ये भी सती प्रथा एक्ट लाने वाला व्यक्ति ही विलियम बेंटिंग इस समय भारत का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल था। इस एक्ट का मुख्य प्रावधान ये है कि 1833 के एक्ट के तहत ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अभी तक मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 1833 तक जितने भी गवर्नर जनरल रहे वो सिर्फ बंगाल तक सीमित थे, लेकिन 1833 के बाद जो गवर्नर जनरल बना वो विलियम बेंटिंग था, जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, उसके पहले तक वो सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग। अगर क्वेश्चन ये आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, अलग अलग फैक्ट है, इसके बारे में मैं शॉर्ट में 2 या 3 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो 1833 का चार्टर एक्ट जो था विलियम बेंटिंग के समय आया, और इस एक्ट का मुख्य प्रावधान यह है कि
बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। उसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। देखो, अंग्रेज किसी भी चीज को करते थे तो लंबी अवधि के लिए करते थे। लंबी अवधि से मतलब ये कि वो हर एक्ट को या तो 10 साल में परिवर्तन करते थे या 20 साल में परिवर्तन करते थे। और 10 साल में परिवर्तन करने का प्रावधान तो 1858 के बाद आया, लेकिन 20 साल में वो करते थे। आप देखो यहाँ सब में लगभग 10 साल या 20 साल का अंतर है। तो 1833 के बाद 20 वर्ष बाद 1853 में एक्ट आया था। अच्छा, 1833 का एक और फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ पर एक लॉर्ड मैकाले करके व्यक्ति था जो ब्रिटेन में वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या उसका एक सदस्य था। उसे इस एक्ट के तहत एक विधि आयोग की स्थापना की गई और उस विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष उसे बनाया गया। 1835 में इसी एक्ट के तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी वो अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित थी और वो किस एक्ट के तहत उसका प्रावधान था? तो 1833 के एक्ट के तहत उसका प्रावधान था। ठीक है, तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत मैंने आपको बता दिया। एक फैक्ट तो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाया और इसी के तहत एक विधि आयोग की स्थापना की गई जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया, जो कि अंग्रेजी शिक्षा का क्या करना था? भारत में पढ़ाना था। ठीक है, 1853 का जो चार्टर एक्ट था उस चार्टर एक्ट किसके समय आया? लॉर्ड डलहौजी के समय। डलहौजी की हड़प नीति आप लोग सब जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी के समय जब भारत में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, तो 1853 का जो एक्ट था ये वैसे तो कोई खास नहीं था, क्योंकि इस 1853 के एक्ट में जो कंपनी के अधिकार था ना वो सिर्फ एक नियंत्रक मात्र के रूप में रह गई थी। कंपनी लगभग क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। तो कंपनी मात्र न्यास के रूप में, नियंत्रक के रूप में रह गई थी और कंपनी लगभग धीरे धीरे क्या हो गई थी? खत्म हो गई। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जब हम सन 1757 की क्रांति पढ़ेंगे तो उसमें प्रावधान आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा था, कंपनी को क्यों खत्म किया जा रहा था। तो उसके पीछे कारण ये है कि जब कंपनी ने क्या कर दिया था, भारत पर व्यापार करने के साथ साथ यहाँ पर कई सारी जो मतलब एक तरीके से भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो नीतियां हैं उन नीतियों में भारत में बेदखल किया था और कंपनी के कुछ लोग ब्रिटेन में अमीर होते जा रहे थे भारत में व्यापार कर करके। तो वहां के जो लोग थे वो उन व्यापारियों का विरोध कर रहे थे, इसलिए वहां की सरकार ने, मतलब ये कहें वहां की महारानी ने, वहां की जो कंपनी थी उस कंपनी को व्यापार करने की अनुमति को अगले आने वाले एक्ट में खत्म किया था। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं किया था कंपनी को, ब्रिटेन में ही विरोध हो रहा था कि आप सिर्फ 250 लोग हैं अमीर लोग, यहाँ से गरीब बन के जाते हैं और वहां से अमीर होके आ जाते हैं। इसलिए हुआ है था कि उनको यहाँ पर एकाधिकार क्या करना पड़ा, ये कंपनी को ही समाप्त करना पड़ा। तो 1853 के चार्टर्ड एक्ट में सिर्फ इतना याद रखना, 1853 का चार्टर्ड एक्ट लॉर्ड डलहौजी के समय आया था और इस एक्ट के तहत कंपनी सिर्फ एक नियंत्रक मात्र के रूप में रह गई थी। ठीक है, इतना सा याद रखना 1853। अब आता है 1856 का, इसको हम बोलते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इस अधिनियम के तहत देखो, अभी तक क्या होता था कि भारत में जो विधवा हो जाती थी कोई महिला जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था, तो उसका विवाह सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो वो बहुत शोषित महिला रहती थी जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता, उसको समाज में कहीं जगह ही नहीं दी जाती थी, उसको एक तरीके से अलग दृष्टि से देखा जाता था। इवन महिलाएं भी उसको अलग दृष्टि से, ऐसा तक भी कहा जाता था कि सुबह सुबह उसका मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। ऐसे ऐसे लोग थे भारत में। ठीक, अभी भी कई लोग हैं, उनकी सोच तो अभी भी वैसी है, परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी अपेक्षा तो अभी काफी परिवर्तन हो गया। तो हुआ क्या, उस समय एक अधिनियम लेकर आया 1856 में जिसे हम हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कहा जाता है। ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इस प्रकार का विवाह था कि विधवा का भी फिर से क्या कराना, विवाह कराना, ताकि समाज में उसे फिर से उसकी जो मतलब एक तरीके से इमेज है, उस समाज में उसकी जो पूरी जो रेपुटेशन है उसको वापस मिल सके। ठीक है, एक नारी के रूप में। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह से क्वेश्चन क्या आता, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब आया था? तो 1856 में आया था। तो देखो, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम जो था ना, इसे लाया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से। तो यहाँ से क्वेश्चन यही आता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
कौन लेकर आया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर लेकर आए थे, और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी। और इसमें क्या है, विधवा को विवाह करने की क्या दी गई, मान्यता दी गई। ठीक है, तो इसके पहले तो क्या था, ये कुरीति थी अभी एक तरीके से कि विधवाओं को विवाह नहीं, मान लो किसी की जैसे भी वैसे बाल विवाह हो जाया करता था पहले, तो उस बाल विवाह के तहत क्या होता था, उस बाल विवाह के तहत जब उसका हो गया तो उस समय क्या होता था कि उसका विवाह जो था, अगर उसका हस्बैंड कम उम्र में एक्सपायर हो जाता तो उसको अपना जीवन नर्क की तरह जीना पड़ता था। इसलिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या किया कि लॉर्ड डलहौजी के साथ मिलकर एक अधिनियम लेकर आया, और ये भी भारत की जो एक कुरीति थी, सामाजिक कुरीति, उस कुरीति को मिटाने का काम किया गया। ठीक है, तो यहाँ से एक ये याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी, विधवाओं को क्या दी गई, मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अगला जो मतलब एक्ट है वो है 1858 का एक्ट, और 1858 का जो एक्ट है, 1858 के एक्ट को हम एक अच्छे शासन के अधिनियम के तहत जानते हैं। देखो क्या हुआ, मैं 1857 क्रांति आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि जब भारत में अंग्रेज क्या कर रहे थे, ये सब सामाजिक कुरीतियों को मिटा रहे थे, बहुत सारे आर्थिक शोषण, आर्थिक रूप से वो स्थायी बंदोबस्त लाए थे, मालवाड़ी लाए थे, रेतवाड़ी लाए थे, फिर उन्होंने हमारे यहाँ के कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया था, फिर प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने भारत पर कई क्षेत्रों में धीरे धीरे युद्ध करके छीनने लगे थे। तो भारत के जो लोग थे ना, वो उनकी नीतियों से एक तरीके से पीड़ित हो रहे थे। वो चाह रहे थे कि कैसे न कैसे यहाँ से चले जाए, क्योंकि हमारे कुटीर उद्योग समाप्त कर दिए, हमारे कृषि के क्षेत्र को इन्होंने वाणिज्य के बना दिया, फिर हमारे कहा जाए तो इन्होंने हमारी जो सामाजिक रीति रिवाज था उस पर इफेक्ट डाला, मतलब उनको कुचलने की कोशिश की। तो कई जो विरोधी लोग थे, सामाजिक कुरीतियों को मिटाना तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन दूसरे क्षेत्र में अंग्रेजों ने बहुत सारा शोषण किया था अंग्रेजों भारतीयों का। इसलिए 1857 में क्रांति हुई, और वो क्रांति सीमित क्षेत्र में जरूर हुई, असफल भी हुई, लेकिन अंग्रेजों को यहाँ से बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ा, और वो बदलाव यहाँ देखने को मिलता है 1858 के एक्ट के तहत। तो इस एक्ट में क्या हुआ कि जो कंपनी था, उस कंपनी को पूर्ण तरीके से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उस कंपनी को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया गया, और उस कंपनी के तहत कंपनी का जो भी अधिकार था उसको समाप्त करके जो ब्रिटेन का जो शासन था उसको पूर्ण तरीके से भारत पर क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो ब्रिटेन का जो शासन था उसको पूर्ण तरीके से भारत में लागू किया, किस एक्ट के तहत, तो 1858 के एक्ट के तहत। थोड़ा सा फोन आ रहा है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, आवाज आ रही है क्लियर? हेलो, आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आ रही है। ओके, फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि 1858 का एक्ट जो था भारत शासन, जिसे अच्छे शासन अधिनियम के नाम के तहत जाना जाता है, और इस एक्ट के तहत कंपनी का एकाधिकार पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया, मतलब कंपनी को ही समाप्त कर दिया। और ब्रिटेन का जो क्राउन था उस समय, वहां पर महारानी विक्टोरिया जो थी, उन्होंने एक घोषणा पत्र निकाला, और इलाहाबाद में उस घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग जो था उसने इलाहाबाद में इस घोषणा पत्र को पढ़ा था कि आज से ब्रिटेन की सत्ता भारत पर क्या होती है, काबिज होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि 1858 का एक्ट कब आया था, 1858 में आया था, किसके समय आया था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय आया था, और इस एक्ट के तहत भारत पर सीधे ब्रिटेन का क्या हो गया, शासन हो गया था। तो इस एक्ट में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। इस एक्ट में एक परिवर्तन यह हुआ था कि जो 1833 में जिसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो पद क्रिएट किया गया था, उस गवर्नर जनरल के पद को वाइसराय के नाम से जानने लगे, वाइसराय के नाम से जानने लगे। तो याद रखिएगा, वाइसराय जो पद था वो कब आया, 1858 में। 1858 के एक्ट में यह हुआ कि जो लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, उसी लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वाइसराय भी बनाया गया। तो एक फैक्ट यहां से आता है कि भारत का प्रथम वाइसराय कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो भी लॉर्ड कैनिंग है। इसलिए है क्योंकि 1858 में वो गवर्नर जनरल था, उसी को वाइसराय बना दिया गया। तो इस एक्ट के तहत ये याद रखना कि इस एक्ट को अच्छे शासन के लिए भी अधिनियम कहा जाता है, और भारत शासन अधिनियम 1858 भी कहा जाता है। इस एक्ट को लाने वाला व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग था,
और इस एक्ट के तहत भारत पर सीधा ब्रिटेन का कब्जा हुआ और साथ ही इस एक्ट के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था, जैसे हम लॉर्ड कैनिंग था उस समय, उसी को वायसराय के पद के नाम से जाने जाने लगे। तो 1858 के बाद जितने भी लोग आए सबको वायसराय कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये है इसका फंडा। फिर अगला एक्ट आता है 1861 का। 1861 का है भारतीय परिषद अधिनियम। तो जो भारतीय परिषद अधिनियम है, वो भारतीय परिषद अधिनियम जो है वो भी लॉर्ड कैनिंग के समय ही आया था और उस समय तक 1861 तक लॉर्ड कैनिंग था भारत में वायसराय के रूप में, ठीक है। तो इस लॉर्ड कैनिंग के समय एक एक्ट आया जिसमें जो काउंसिल थी, जो परिषद थी अंग्रेजों की, उस परिषद में भारतीयों को प्रवेश देने का क्या किया गया था, मतलब भारतीयों को प्रवेश देने का एक तरीके से शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किस एक्ट के तहत भारत में किस एक्ट के तहत परिषद में भारतीयों को प्रवेश देने का शुरुआत की गई थी। तो 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, उस एक्ट के तहत भारतीयों को काउंसिल में प्रवेश की अनुमति शुरू हुई थी, ठीक है। तो एक फैक्ट याद रखना 1861 का। फिर अगला फैक्ट है इस एक्ट के तहत जो भारत में अभी पुलिस के जो कानून चल रहे हैं आईपीसी और सीआरपीसी, इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। उसकी शुरुआत भी इसी एक्ट के तहत हुई थी। और आखिरी इस आज की क्लास का आखिरी एक्ट जो है वो है 1891 का सम्मति आयु अधिनियम। 1891 सम्मति आयु अधिनियम, और ये आया था 1891 में लेंसडाउन के समय। और लेंसडाउन सम्मति अधिनियम जो था ये आया था बाल विवाह को रोकने के लिए। और बाल विवाह की जो यहाँ पर उम्र थी, मतलब इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शादी नहीं की जाएगी, उस पर रोक लगा दी थी। क्योंकि पहले क्या होता था 3-3, 4-4 साल, इवन बचपन में ही 1-2 साल के जो थे उसी में भी शादी कर देते थे लोग। तो अंग्रेजों ने एक काम ये भी बहुत अच्छा किया कि बाल विवाह पर रोक लगाया। तो कहाँ पे लगा दी थी? 1891 के सम्मति आयु अधिनियम के तहत लेंसडाउन के द्वारा बाल विवाह पर 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शादी पर क्या कर दिया था? रोक लगा दिया था। तो ये सारे के सारे जो एक्ट है ये अंग्रेजी कानून, इसमें मुख्य एक जो प्रावधान थे वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। आधे कानून और बाकी है अभी, जिसको हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास थी वो मुख्य इन्हीं कानून और एक्ट के आधार पर थी। हम छोटी क्लास करके ज़्यादा मतलब बड़ी क्लास करके ज़्यादा पढ़ाने की बजाय उसमें समस्या ये आती है कि एकदम से सारी चीज़ें नहीं याद रहती, खास करके उन व्यक्तियों को जो पहली बार ज्वाइन करते हैं। इसलिए हम इतने ही एक्ट को आज मैंने आपको जो जो फैक्ट बताए, हो सकता है मैंने यहाँ पर एक एक फैक्ट लिखा, लेकिन मैंने जो चीज़ें इसमें बोली है समझाने के उद्देश्य से आप अपने नोट्स में उसको नोट कर लेना, या जहाँ पर भी आपके पास कोई मटेरियल हो तो उसमें से ढूंढने की कोशिश करना, और भी फैक्ट मिलेंगे। जो जो मैंने बोले वो सारे मिलेंगे और वही सब परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें और जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। निश्चित रूप से परीक्षा जो है, जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है पीएससी की डेट अगर 20 जून के आगे नहीं बढ़ी तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे। तो आपको इसके साथ साथ अपने करंट अफेयर्स पर भी पकड़ रखना है, तो दूसरे सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना है। 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं क्लास में, जल्दी सर आ जाएंगे तो वो भी आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आप घर पे अगर आप इस साल की पीएससी प्री को देना चाहते हैं तो अपने करंट अफेयर्स को जरूर अपडेट रखें, और जो एक्ट अधिनियम जो उसमें आए हैं, जो आयोग उसमें आए हैं, उस पर आप पकड़ बना के रखें निश्चित रूप से। क्योंकि अगर 20 जून को एग्जाम हो जाती तो आपके पास 1 महीना भी नहीं बचा, 1 ही महीना लगभग बचा है ना, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहें, घर पे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।